तो हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट टॉपिक आरबी जीन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 5 नंबर में। तो इट इज़ फर्स्ट डिस्कवर्ड ट्यूमर सप्रेसर जीन है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम लोकस 13q14 पे लोकेटेड होता है। ठीक है, इट रेगुलेट सेल ग्रोथ बाय अप्लाइंग ब्रेक्स टू द सेल प्लोरिफरेशन और ग्रोथ इनिबिशन। सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ठीक है, और ये जो वो होते हैं चेक पॉइंट्स, उससे कंट्रोल करता है सेल ग्रोथ को। ठीक है, अगर फेलियर ऑफ ग्रोथ इनिबिशन हो जाती है तो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। फेलियर ऑफ ग्रोथ इनिबिशन सीन इन कार्सिनोजेनेसिस। ठीक है, फिर एक और पॉइंट आता है 60% ऑफ रेटिनोब्लास्टोमास आर स्पोरेटिक। ठीक है, 60% स्पोरेटिक होता है। ठीक है, और रिमेनिंग 40% इन इनहेरिटेड। ठीक है, स्पोरेटेड मतलब कि बाद में कुछ म्यूटेशन होगा उस वजह से, और इनहेरिटेड मतलब पहले से ही कुछ म्यूटेशन है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए नटसन्स ने एक टू हिट हाइपोथेसिस दी थी, नटसन टू हिट हाइपोथेसिस। उसमें क्या होता है, फैमिलियल और स्पोरेटिक दो टाइप के हैं। तो देखो, सबसे पहले ये होता है कि आरबी जीन के 2 अलील होते हैं। जब दोनों अलील में म्यूटेशन होगा तभी जाके वो कैंसर कॉज करेगा। एक अलील में है तो कौन से कैंसर कॉज नहीं करेगा, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो फैमिलियल में क्या होता है, फर्स्ट हिट चिल्ड्रन इनहेरिट सेल विथ 1 डिफेक्टेड कॉपी ऑफ आरबी जीन एंड 1 नॉर्मल। तो जो फर्स्ट हिट है उसमें इनहेरिटेड रहती, मतलब 2 हिट की जरूरत है, मतलब कि 2 अलील है, 2 हिट देनी पड़ेगी। 2 हिट के बाद ही जो वो है जीन है वो म्यूटेट होगा। तो जो फैमिलियल है उसमें पहले से ही इनहेरिटेड एक क्रोमोसोम जो है वो डिफेक्टेड है, और जो सेकंड हिट है वो सोमेटिक म्यूटेशन, मतलब बाद में बाद में कोई म्यूटेशन होगा उसके कारण होगा। तो फर्स्ट हिट पहले से ही प्रेजेंट है और सेकंड हिट बाद में दी। जबकि स्पोरेटिक में क्या है, दोनों एलील नॉर्मल प्रेजेंट होते हैं ना बर्थ से ही। आरबी जीन नीड्स 2 हिट फॉर द म्यूटेशन। इसमें दोनों हिट बर्थ के बाद मिलेंगी, दोनों म्यूटेशन बाद में होंगे और उसके बाद उसमें होगा आरबी जीन में डिफेक्ट। ठीक है, उसमें म्यूटेशन। ठीक है, तो 2 हिट फिनोमेना समझ में आ गई, 2 हिट हाइपोथेसिस। फैमिलियल में जो है एक क्रोमोसोम पहले से ही खराब रहता है, इनहेरिटेड, और स्पोरेटिक में दोनों सही रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आरबी जीन से बना आरबी प्रोटीन। इट हैज की रोल इन द रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, है ना। तो आरबी जीन का जो रोल रहता है वो की रोल रहता है। ठीक है, इट इज गवर्नर ऑफ द सेल साइकिल। गवर्नर ऑफ द सेल साइकिल ही बोला जाता है आरबी जीन को। ठीक है, अब देखो, इन सेल साइकिल 2 चेक पॉइंट्स होते हैं, एक G1 और S के बीच में होता है, और एक G2 और M के बीच में होता है। ठीक है, तो G1 S जो चेक पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन दिस चेक पॉइंट सिग्नल डिटरमाइंड वेदर द सेल शुड एंटर द सेल साइकिल और एग्जिट द सेल साइकिल। अगर ये चेक पॉइंट ही डिसाइड करेगा कि सेल आगे जाके सेल साइकिल में एंटर करेगी या एग्जिट करेगी। ठीक है, तो आरबी प्ले एक की रोल इन दिस। आरबी जीन जो है उससे आरबी प्रोटीन बनेगा, उससे उसका की रोल होता है। अभी अपन डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस में जो मतलब कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ आरबी जीन। तो फंक्शन ऑफ आरबी जीन, उससे पहले एक चीज़ ध्यान से सुनो। देखो, इधर पर ये है E2F एक प्रोटीन है। ठीक है, ये जब जीनोम से बाइंड होगा ना तब जाके ही सेल का प्लोरिफिकेशन होगा, तभी जाके ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब ऐसे। तो जब E2F है वो बाइंड होगा जीनोम से, तब ट्रांसक्रिप्शन होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल प्लोरिफिकेशन होगा, ये सब आगे का काम होगा। ठीक है, तो E2F को बाइंड होने से रोकता है कौन सा, अपना आरबी प्रोटीन। जो आरबी जीन से आरबी प्रोटीन बनेगा ना वो रोकेगा इसको, है ना, ये बाइंड हो जाएगा इधर पर। ठीक है, तो जब वो एक्टिव स्टेज में रहेगा आरबी जीन तो इसको पकड़ के रखेगा इधर पर, है ना, और जब वो इनएक्टिव स्टेज में रहेगा आरबी जीन वो इसको रोक नहीं पाएगा और वो E2F चला जाएगा। सबसे पहले इतनी बात समझ में आई बस कि E2F जो है वो जीनोम से बाइंड होगा और उसमें ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। अब देखो, चलो देखते फंक्शन। तो आरबी जीन एज अ गवर्नर ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, आरबी जीन का जो प्रोडक्ट होता है, इट इज डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एक्सप्रेसेस इन ऑल सेल। जो आरबी जीन का प्रोडक्ट है वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है और हर सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके दो स्टेट होते हैं, 2 स्टेट में होगा जो आरबी जीन का प्रोटीन रहता है। एक होती है इनएक्टिव स्टेट और एक होती है एक्टिव स्टेट। ठीक है, तो इनएक्टिव स्टेट में क्या होगा, हाइपर फॉस्फोलाइरेटेड स्टेट में रहेगा, तो इसमें सेल प्लोरिफिकेशन होगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर है, ये आरबी प्रोटीन है, इसमें बहुत सारे फॉस्फोरस लगे हैं तो इसलिए बोल दिया इसको हाइपर फॉस्फोराइलेटेड स्टेट। ठीक है, और हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में क्या रहेगा, कोई भी सेल का प्लोरिफिकेशन नहीं होगा। तो अगर ये आरबी प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव है तो सेल का प्लोरिफिकेशन होगा, और एक्टिव है तो सेल का प्लोरिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जब भी अपन को ग्रोथ करानी होती है, सेल का प्लोरिफिकेशन कराना होता है, तो अपन क्या चाहेंगे कि E2F बाइंड हो जाए जीनोम से। तो अपन क्या, जैसे ग्रोथ फैक्टर जो है वो रिलीज होंगे, है ना, और वो एक्टिवेट करेंगे किसको, CDK4, CDK6, CDK2। इनका जो हाई लेवल है, मतलब इन कॉम्प्लेक्स का हाई लेवल जब होगा तो वो क्या करा देगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ आरबी प्रोटीन करा देगा। तो आरबी प्रोटीन अब कैसे हो जाएगा, हाइपर फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में आ जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा, इसका
इनएक्टिवेशन हो जाएगा और ये E2F को जो पकड़ के रखा था इसने उसको छोड़ देगा। अगर E2F को पकड़े रहे तो वो जीनोम से चिपक नहीं पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं और सेल की ग्रोथ होगी नहीं। तो हाइपर फॉस्फोराइलेशन इस फेज में क्या होगा, इनएक्टिव हो गया, इसने छोड़ दिया E2F को, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एस फेज में G1 से एस फेज में चला जाएगा सेल और सेल का प्लोरिफरेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर कैंसर के केस में यही होता है कि जो ग्रोथ फैक्टर है बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं, इस वजह से जो है कि डिवीजन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर अगर अपन को ग्रोथ को रोकनी है तो अपन ग्रोथ इनिबिटर वहाँ से निकलते हैं P53 TGF बीटा, वो स्टिमुलेट करते हैं CDK इनिबिटर्स और P16 प्रोटीन को, जिस वजह से क्या होगा कि जो इनका लेवल है CDK4, CDK6, CDK2 इनका लेवल कम हो जाएगा और जो आरबी जो प्रोटीन था अपना वो हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में ही रहेगा, मतलब एक्टिवेटेड स्टेट में रहेगा और वो पकड़ के रखेगा E2F जीन को, ठीक है, E2F प्रोटीन को, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हिस्टोन डीएसेटाइलेज और हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफेरेज जो होते हैं वो बाइंड रहते हैं इससे, जैसे कि वो हाइपर फॉस्फोराइलेशन ना हो, यहाँ पर फॉस्फोरस जुड़ने नहीं देगा ये दोनों जो है, ठीक है। तो जो E2F है वो जुड़ेगा नहीं, ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगा और कोई सेल का प्लोरिफिकेशन नहीं होगा। तो ग्रोथ इनहिबिटर ऐसे काम करते हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि इनएक्टिवेशन किस किस केस में होता है आरबी जीन का, ठीक है। सबसे पहले मेथड ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ आरबी जीन एंड एसोसिएटेड ट्यूमर, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन्वॉल्विंग बोथ आरबी एलील, सॉरी। तो अब ऐसा होता है कि जब जर्म लाइन म्यूटेशन होती है और रिकॉर्ड म्यूटेशन, जर्म लाइन म्यूटेशन मतलब पहले से ही उसमें इनहेरिटेड म्यूटेशन प्रेजेंट है, तो उसमें कौन सा ट्यूमर डेवलप होने के चांसेस है, रेटिनोब्लास्टोमा और ऑस्टियोसार्कोमा। और एक्वायर्ड म्यूटेशन के बाद में म्यूटेशन हुआ तो उसमें होता है ग्लियोब्लास्टोमा और स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। फिर अदर्स में आता है गेन इन फंक्शन म्यूटेशन विच इंक्रीज CDK एंड साइक्लिन डी एक्टिविटी। तो गेन इन फंक्शन म्यूटेशन में क्या होगा कि कुछ ऐसा म्यूटेशन हो जाएगा जिस वजह से साइक्लिन डी की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और फिर जो अपना आरबी प्रोटीन है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और डिवीजन सेल प्लोरिफिकेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन दैट डिक्रीज CDK इनिबिटर एक्टिविटी, और ऐसे जीन या फिर ऐसे प्रोटीन में म्यूटेशन हो गई है, मतलब ऐसे जीन में जिस वजह से जो CDK इनिबिटर्स थे, मतलब CDK इनिबिटर्स को सिंथेसाइज कर रहे थे, उनमें म्यूटेशन हो गई। तो CDK इनिबिटर्स कम रहेंगे तो CDK ज़्यादा एक्टिव होगा तो जो आरबी प्रोटीन है वो अपना इनएक्टिवेटेड स्टेट में चला जाएगा और E2F जो है वो बाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वायरल ऑन्कोप्रोटीन दैट इनिबिट आरबी, ठीक है। जो आरबी प्रोटीन को इनिबिट करेगा वायरल ऑन्कोप्रोटीन, वो कौन सा है, E7 प्रोटीन, ठीक है। तो देखते क्या करता है, E7 प्रोटीन ऑफ HPV बाइंड्स टू द हाइपोफॉस्फोराइलेटेड आरबी प्रोटीन। तो जो E7 प्रोटीन है वो अपना आरबी प्रोटीन से जुड़ जाएगा, ठीक है, और उससे क्या करवाएगा, प्रिवेंट्स बाइंडिंग ऑफ आरबी प्रोटीन विथ E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और आरबी प्रोटीन को जो बाइंड हो रहा था E2F से उससे बाइंड करने में रोकेगा। अब E2F जो है वो फ्री रहेगा, फ्री E2F कॉज प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल, जो E2F रहेगा वो फ्री हो गया, अब E2F जुड़ जाएगा अपने जीनोम से और वो करा देगा ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन करा देगा तो सेल का प्लोरिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, उससे हो जाता है अपना कौन सा, सर्वाइकल कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये था अपने आरबी जीन के बारे में, सब कुछ इसके फंक्शन मैकेनिज्म सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। थैंक यू।